दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है राजगढ़ के पास बसे एक वीरान गांव रुद्रपुर की और उस गांव में मौजूद एक भुतहा हवेली की, जिसे लोग खामोश हवेली के नाम से जानते थे। कहानी का हीरो है आरव, 25 साल का एक नौजवान इतिहासकार, जिसे पुरानी और रहस्यमय जगहों को खंगालने का जुनून था। उसने खामोश हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। कहानियां कि कैसे एक ज़माने में ये हवेली खुशियों से गूंजती थी, लेकिन फिर एक रात सब कुछ खामोश हो गया। आरव अपना कैमरा और एक पुरानी डायरी लेकर रुद्रपुर पहुंच गया, ये जानने के लिए कि उस रात का सच क्या था। जैसे ही आरव ने गांव में कदम रखा, उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। गांव के लोग उसे घूर रहे थे, उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर था। उसने एक बूढ़े आदमी से हवेली का रास्ता पूछा। बूढ़े आदमी ने अपनी झुर्रियों वाली आंखों से आरव को देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, उस हवेली की ओर मत जाओ, वहां सिर्फ मौत की परछाइयां रहती हैं। जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन आरव का जुनून उसके डर पर हावी था। वो बूढ़े आदमी की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए धूल भरे रास्ते पर आगे बढ़ गया। दोस्तों, कभी कभी जुनून इंसान को ऐसी राह पर ले जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के पीछे छिप रही थीं और आसमान का रंग नारंगी हो रहा था। आरव के सामने अब वो खामोश हवेली खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, दरवाजों पर लगे बड़े बड़े जाले और खिड़कियों के टूटे हुए शीशे उसे और भी डरावना बना रहे थे। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी, जैसे हवेली खुद अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना चाहती हो। एक गहरी सांस लेकर आरव ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला, जो एक भयानक चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा में धूल और सीलन की गंध थी। उसने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में उसे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं, जो अब धूल से ढक चुकी थीं। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी थी, जिस पर एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी पड़ी थी। आरव को लगा जैसे यही वो चीज है जो उसे हवेली के सारे राज बता सकती है। वो धीरे धीरे मेज की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने डायरी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आरव डरकर वहीं जम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आरव की पीठ में डर की एक लहर दौड़ गई। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और धीरे से पीछे मुड़ा। उसकी टॉर्च की कांपती हुई रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। हॉल के दूसरे कोने में एक टूटी हुई खिड़की थी, जिसका एक पल्ला हवा के झोंके से बार बार दीवार से टकरा रहा था। खट खट खट, वही आवाज थी जो उसे कदमों की आहट लगी थी। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी, लेकिन उसका डर कुछ कम हुआ था। सिर्फ हवा है, उसने खुद से फुसफुसाया। उसका ध्यान वापस मेज पर रखी डायरी पर गया। अब बिना किसी डर के उसने आगे बढ़कर उस डायरी को उठाया। उसकी जिल्द पुरानी और खुरदुरी थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। दोस्तों, कुछ किताबें सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे अपने अंदर दबे हुए राज और चीखें भी रखती हैं। आरव जमीन पर एक टूटे हुए स्तंभ के सहारे बैठ गया और अपनी टॉर्च को इस तरह टिकाया कि उसकी रोशनी सीधे डायरी पर पड़े। उसने कांपते हाथों से डायरी का पहला पन्ना खोला। उस पर बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखा था, 21 जून 1950। मेरा नाम अनन्या है। यह हवेली मेरा घर है, मेरी दुनिया है। यहाँ की दीवारों में मेरे बचपन की हंसी गूंजती है। लेकिन अब कुछ दिनों से मुझे यहाँ अजीब सा महसूस हो रहा है। रात में जब सब सो जाते हैं तो मुझे फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे दीवारें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। पापा कहते हैं ये मेरा वहम है, लेकिन ये वहम नहीं है। कोई है जो मुझे देख रहा है। आरव ने जैसे ही आखिरी शब्द पढ़ा, उसे अपने ठीक कान के पास एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक बहुत ही धीमी, लगभग अनसुनी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, कोई है। आरव उछल पड़ा और घबराकर चारों ओर देखने लगा। हॉल में उसके सिवा कोई नहीं था। उसका दिल अब पहले से भी ज्यादा जोर से धड़क रहा था। क्या ये सच में हुआ था या ये भी उसका वहम था? तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई। हवेली का भारी भरकम मुख्य दरवाजा, जिसे वो थोड़ा खुला छोड़ आया था, अपने आप बंद हो गया था। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी हवेली गूंज उठी और छत से धूल गिरने लगी। अब आरव को यकीन हो गया था कि वो इस हवेली में अकेला नहीं है। डर उसकी रगों में दौड़ रहा था, लेकिन एक इतिहासकार होने के नाते उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो रही थी। वो जानना चाहता था कि अनन्या के साथ क्या हुआ था। वो जानना चाहता था कि इस हवेली का राज क्या है। उसने डायरी को कसकर पकड़ लिया, जैसे यही उसका एकमात्र सहारा हो। उसने जल्दी से डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए।
वो उस रात का सच जानना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने कुछ पन्ने पलटे, उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। फ्लिक, फ्लिक, और फिर घना अंधेरा छा गया। टॉर्च बंद हो चुकी थी। आरव अब उस खामोश हवेली में घने अंधेरे में बिल्कुल अकेला था। घना अंधेरा। इतनी खामोशी कि आरव को अपने दिल की धड़कन और अपनी कांपती हुई सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो अंधेरे में डूब जाएगा, जैसे इस हवेली की दीवारें उसे निगल जाएंगी। दोस्तों, अंधेरे का डर सिर्फ रोशनी के न होने से नहीं होता, बल्कि उस एहसास से होता है कि उस अंधेरे में आपके सिवा कोई और भी मौजूद है। आरव ने घबराहट में अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं, फिर खोलीं। कुछ नहीं बदला। उसने अपनी जेबें टटोलीं, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसे अपने बैग का ध्यान आया। कांपते हुए हाथों से उसने जमीन पर पड़े अपने बैग को टटोला और उसके अंदर कुछ खोजने लगा। उसकी उंगलियां किसी ठंडी धातु की चीज से टकराईं। एक लाइटर। उसे याद आया कि उसने ये लाइटर बस ऐसे ही रख लिया था। उसने जल्दी से लाइटर निकाला और उसे जलाने की कोशिश की। पहली कोशिश नाकाम, दूसरी कोशिश नाकाम। उसका दिल डूब रहा था। तीसरी कोशिश पर एक छोटी सी चिंगारी निकली और फिर एक नन्ही सी लौ जल उठी। लाइटर की उस छोटी सी टिमटिमाती हुई रोशनी ने उस बड़े हॉल के अंधेरे को थोड़ा कम कर दिया। आरव ने राहत की सांस ली। उसने लाइटर की लौ को अपने चारों ओर घुमाया। तभी उसकी नज़र उस स्तंभ पर पड़ी जिसके सहारे वो बैठा था। लाइटर की रोशनी में उसे पत्थर पर खुरचे हुए कुछ शब्द दिखाई दिए। उसने करीब जाकर देखा। किसी ने बहुत ही बेतरतीबी से उस पर लिखा था, वो देखती है। ये पढ़ते ही आरव के रोंगटे खड़े हो गए। ये वही एहसास था जिसके बारे में अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा था। तभी उसे ऊपर की मंजिल से एक आवाज़ सुनाई दी। ये किसी के रोने या चीखने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि किसी के बहुत ही धीमी और सुरीली आवाज़ में गुनगुनाने की थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो। वो धुन जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही डरावनी भी लग रही थी। आरव का दिल कह रहा था कि वो भागे, इस हवेली से निकल जाए, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि उसे इस राज की तह तक पहुंचना होगा। हाथ में डायरी और लाइटर पकड़े वो धीरे धीरे हवेली की बड़ी सीढ़ी की ओर बढ़ा। लकड़ी की सीढ़ियां पुरानी और कमज़ोर थीं। उसके हर कदम पर एक चरमराहट की आवाज़ आ रही थी, जो उस खामोशी में बहुत तेज़ लग रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, गुनगुनाने की आवाज़ और साफ होती गई। वो ऊपर की मंजिल पर पहुंच गया। वहां एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों ओर कई दरवाजे बंद थे। आवाज़ गलियारे के आखिरी कमरे से आ रही थी। आरव ने गहरा सांस लिया और उस कमरे की ओर पहला कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसके हाथ में मौजूद लाइटर की लौ जोर से भड़की और फिर बुझ गई। एक बार फिर घना अंधेरा। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। गुनगुनाने की आवाज़ बंद हो चुकी थी और उसकी जगह एक ठंडी गहरी सांस लेने की आवाज़ ने ले ली थी, जो यकीनन उसकी अपनी नहीं थी। आरव अपनी जगह पर पत्थर बन गया। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि कोई चीज़, कोई इंसान नहीं, उसके बिल्कुल सामने मौजूद है। एक अनजानी ठंडी ऊर्जा उसकी रूह तक को कपा रही थी। तभी गलियारे के आखिर में लगी टूटी हुई खिड़की से चांद की रोशनी का एक झोंका अंदर आया। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, गलियारे का अंधेरा छट गया और उस एक पल में आरव ने जो देखा, उससे उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। गलियारे के दूसरे छोर पर एक औरत की परछाई खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, जिसकी पीठ आरव की तरफ थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, बादलों ने फिर से चांद को ढक लिया और गलियारा वापस उसी घने अंधेरे में डूब गया। दोस्तों, कभी-कभी एक पल की झलक ही इंसान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी होती है। आरव का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसकी सारी हिम्मत, उसका सारा जुनून उस एक पल के खौफ के आगे हार गया था। अब वो सिर्फ यहाँ से जिंदा निकलना चाहता था। वो घिसटते हुए पीछे हटने लगा और घबराहट में अपना लाइटर जलाने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि लाइटर बार बार उसके हाथ से फिसल रहा था। काफ़ी मशक्कत के बाद लाइटर की लौ एक बार फिर जल उठी। आरव ने गलियारे के अंत की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वो पलटा और पागलों की तरह सीढ़ियों की ओर भागा।
नीचे उतरते हुए लाइटर की छोटी सी लौ उसके चारों ओर दीवारों पर बड़ी बड़ी डरावनी परछाइयां बना रही थी, जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वे उसे पकड़ लेना चाहती हों। वो हाफता हुआ नीचे बड़े हॉल में पहुंचा और हवेली के मुख्य दरवाजे से पीठ लगाकर जमीन पर बैठ गया। दरवाजा अभी भी बंद था। वो कुछ देर अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश करता रहा। उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया, लेकिन सफेद साड़ी वाली उस औरत की परछाई उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रही थी। उसके हाथ में अभी भी अनन्या की डायरी थी। उसे पता था कि अगर यहां से निकलने का या इस राज को समझने का कोई रास्ता है तो वो इसी डायरी में है। कांपते हाथों से उसने डायरी का एक पन्ना खोला। इस बार की लिखावट बहुत घबराई हुई और बिखरी हुई थी। 30 जुलाई 1950। उसने मुझे ये लॉकेट दिया। उसने कहा था कि ये मेरी रक्षा करेगा, लेकिन जब से मैंने इसे पहना है ये मुझे ठंडा महसूस होता है। अब वो फुसफुसाहटें और तेज हो गई हैं। वो मेरा नाम लेती हैं। मुझे आईनों में वो दिखती है, सफ़ेद साड़ी में एक औरत। वो मैं नहीं हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि ये हवेली जिंदा है और ये मुझसे कुछ चाहती है। आरव ने जैसे ही लॉकेट शब्द पढ़ा, उसे अपने पास ही जमीन से एक धातु के टकराने की हल्की सी आवाज सुनाई दी, खन। उसने हैरानी से डायरी से नजर हटाई और लाइटर को नीचे जमीन की ओर किया। लाइटर की टिमटिमाती रोशनी में उसके पैर के ठीक पास धूल भरी जमीन पर एक छोटा सा चांदी का सुंदर लॉकेट पड़ा चमक रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी वहां रखा हो। आरव उस छोटे से लॉकेट को घूर रहा था जो उसकी लाइटर की रोशनी में चमक रहा था। उसका दिल और दिमाग एक जंग लड़ रहे थे। दिल कह रहा था कि ये कोई जाल है, इसे मत छुओ, लेकिन एक इतिहासकार का दिमाग कह रहा था कि यही उसके सारे सवालों का जवाब है। अनन्या ने लिखा था कि ये रक्षा के लिए है, पर उसे ये ठंडा भी महसूस होता था। इसका क्या मतलब था? काफी सोचने के बाद उसकी जिज्ञासा जीत गई। उसने कांपते हुए हाथ से उस लॉकेट को उठाया। छूते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे उसने बर्फ को छू लिया हो। लॉकेट पर बहुत ही बारीक नक्काशी की हुई थी। उसने उसे खोलने की कोशिश की। पहले तो वो नहीं खुला, लेकिन फिर एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर दो हिस्से थे। एक तरफ एक नौजवान की बहुत पुरानी और धुंधली सी तस्वीर लगी थी। वो देखने में किसी राजकुमार जैसा लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ किसी तस्वीर की जगह एक छोटा सा कागज का टुकड़ा बहुत ही सावधानी से मोड़ कर रखा हुआ था। आरव ने धीरे से उस कागज को निकाला और खोला। उस पर अनन्या की ही घबराई हुई लिखावट में कुछ लिखा था। उसे नहीं पता कि उसने क्या किया है। ये लॉकेट बचाता नहीं, बांधता है। आईनों पर भरोसा मत करना। वो फंस चुकी है, और अब मैं भी। संगीत का कमरा ढूंढो। ये पढ़ना था कि आरव का सिर चकरा गया। कौन वो? ये लॉकेट किसे बांधता है? और आईनों में ऐसा क्या है? दोस्तों, कभी कभी जवाब मिलने पर सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। जैसे ही आरव ने आईनों पर भरोसा मत करना पढ़ा, उसकी नज़र हॉल की दीवार पर लगे एक बड़े से धूल भरे आईने पर पड़ी। अब तक उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। आईने में उसे अपनी परछाई दिखाई दी, जिसके हाथ में लाइटर की लौ कांप रही थी। लेकिन उसकी परछाई के ठीक पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। आरव का खून जम गया। उसने अपनी पूरी ताकत से पीछे मुड़कर देखा। हॉल में कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था। उसने डरते डरते वापस आईने में देखा। वो औरत अब भी वहीं थी, और इस बार वो धीरे धीरे अपना हाथ उठा रही थी, जैसे आईने के अंदर से उसकी परछाई के कंधे को छूना चाहती हो। बस, अब आरव की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। ये कोई साया या वहम नहीं था। ये एक सोची समझी धमकी थी। वो हड़बड़ा कर उठा। लॉकेट और कागज उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गए। वो पागलू की तरह मुख्य दरवाजे की ओर भागा और उसे पीटने लगा, उसे खींचने लगा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वो बुरी तरह फंस चुका था। हाँफते हुए उसने दरवाजे से पलटकर उस आईने की ओर देखा। इस बार जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप उठी। आईने में वो औरत अब उसकी परछाई के पीछे नहीं, बल्कि उसके सामने खड़ी थी, उसका रास्ता रोके हुए। और आईने के अंदर उसकी परछाई के पीछे वाला दरवाजा धीरे धीरे बिना किसी आवाज के खुल रहा था, जबकि असल दुनिया में दरवाजा अभी भी कसकर बंद था। आरव आईने में उस नामुमकिन मंजर को देख रहा था। आईने के अंदर का दरवाजा खुला था और बाहर की दुनिया का दरवाजा बंद। उसकी परछाई अंदर फंसी थी और वो खुद बाहर फंसा था। तभी आईने के अंदर मौजूद औरत की परछाई धीरे से पलटी और उस खुले हुए दरवाजे के पार अंधेरे में गायब हो गई। ये एक इशारा था, एक दावत, या शायद एक जाल।
आरव को अनन्या की लिखी बात याद आई। आईनों पर भरोसा मत करना। उसने ये भी लिखा था, संगीत का कमरा ढूंढो। आरव समझ गया, ये हवेली उसे डराकर भगाना नहीं चाहती थी, वो उसे और अंदर खींचना चाहती थी। दरवाजे से बाहर निकलना नामुमकिन था। अगर कोई रास्ता था तो वो आगे हवेली के और अंदर ही था। दोस्तों, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो कभी-कभी सबसे खतरनाक रास्ता ही चुनना पड़ता है। एक गहरी सांस लेकर आरव ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। उसने उस डरावने आईने से अपनी पीठ फेर ली। उसने जमीन पर पड़ा लॉकेट और कागज का टुकड़ा उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। हाथ में लाइटर लिए वो अब हवेली के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़ गया। वो एक बड़े से डाइनिंग हॉल से गुजरा। वहां एक लंबी मेज पर धूल और जालों से ढकी प्लेटें रखी थीं, जैसे कोई दावत बीच में ही छोड़कर चला गया हो। फिर वो एक लाइब्रेरी में पहुंचा, जहां किताबें अलमारियों से निकलकर जमीन पर सड़ रही थीं। हर कमरे में एक कहानी दफन थी, एक खामोश चीख छुपी हुई थी। काफी देर तक भटकने के बाद उसे 2 बड़े नक्काशीदार दरवाजे दिखाई दिए। उसने दरवाजे को धकेला। अंदर एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पियानो रखा था, जिस पर एक सफ़ेद चादर ढकी हुई थी। दीवारों पर सितार और सरोद जैसे साज रखे थे, जिन पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। ये वही संगीत का कमरा था। आरव धीरे धीरे अंदर आया। यहाँ की खामोशी बाकी हवेली से ज्यादा भारी थी, जैसे यहाँ हजारों नगमे गाए गए हों और फिर अचानक सब चुप हो गया हो। उसकी नज़र कमरे के बीच रखे पियानो पर गई। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कांपते हुए हाथ से पियानो पर ढकी चादर को पकड़ा और एक झटके में खींच दिया। चादर हटने पर पियानो की धूल हवा में उड़ गई। पियानो के पीले पड़ चुके कीस पर ठीक बीचों बीच एक पुरानी नक्काशीदार चाबी रखी हुई थी। आरव ने हैरानी से उस चाबी को देखा। जैसे ही उसने उस चाबी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों ने उस ठंडे धातु को छुआ, पियानो का ढक्कन अपने आप जोर से बंद हुआ और उससे एक बहुत ही बेसुरे संगीत की आवाज निकली, टन। आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। आरव डरकर 2 कदम पीछे हट गया। आवाज के शांत होते ही उसे ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे सिसकने की आवाज सुनाई दी। पियानो की भयानक आवाज शांत हो चुकी थी, लेकिन उसकी गूंज आरव के कानों में अब भी बाकी थी। और उस गूंज के पार ऊपर की मंजिल से आती सिसकियों की आवाज अब और भी साफ हो गई थी। ये किसी गुस्से या नफरत की आवाज नहीं थी। ये गहरे दुख और तकलीफ की आवाज थी। किसी ऐसी आत्मा की आवाज जो सदियों से रो रही हो। आरव ने अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ी हुई चाबी को देखा। ये कोई मामूली चाबी नहीं थी। लॉकेट, आईना, संगीत का कमरा और अब ये चाबी, ये सब एक पहेली के टुकड़े थे जो उसे किसी भयानक सच की ओर ले जा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उन सिसकियों का और इस चाबी का आपस में कोई गहरा रिश्ता है। उसे एक बार फिर ऊपर उसी डरावने गलियारे में जाना होगा। दोस्तों, हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं होता। हिम्मत का मतलब होता है डर के बावजूद सही काम के लिए आगे बढ़ना। इस बार जब आरव सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसके दिल में डर तो था, लेकिन साथ ही एक मकसद भी था। वो अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस रोती हुई आत्मा का सच जानने के लिए भी लड़ रहा था। वो उसी लंबे अंधेरे गलियारे में वापस आ गया। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपने खून के बहाव की आवाज भी महसूस हो रही थी। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और पहले दरवाजे के ताले में लगाने की कोशिश की। चाबी नहीं लगी। उसने दूसरा दरवाज़ा आजमाया, फिर तीसरा। हर दरवाज़ा बंद था और चाबी किसी में फिट नहीं हो रही थी। चलते चलते वो गलियारे के आखिरी दरवाजे तक पहुंच गया। ये वही जगह थी जहां उसे सफ़ेद साड़ी वाली औरत की झलक दिखी थी। इस दरवाजे का ताला बाकी दरवाजों से अलग, ज्यादा पुराना और नक्काशीदार, बिल्कुल उस चाबी की तरह। आरव का दिल जोर से धड़का। उसने कांपते हुए हाथों से चाबी को ताले में डाला। चाबी बिल्कुल फिट हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और चाबी को घुमाया। पुराने जंग लगे ताले के खुलने की एक जोरदार कर्कश आवाज, खट-टाक, पूरे गलियारे में गूंज उठी। यह आवाज इतनी भयानक थी जैसे किसी ने सदियों पुरानी कब्र को खोल दिया हो।
दरवाज़ा अब खुल चुका था। आरव का हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही जम गया। अंदर से सिसकियों की आवाज़, जो कुछ देर पहले बंद हो गई थी, अचानक फिर से शुरू हो गई। इस बार आवाज़ बहुत पास और साफ थी, जिसमें बेइंतहा दर्द भरा हुआ था। और फिर उन सिसकियों के पीछे से आरव को एक और आवाज़ सुनाई दी। कमरे के अंदर से आती एक धीमी, लगातार आवाज़, एक पुरानी घड़ी के चलने की आवाज़, जो जैसे अभी अभी शुरू हुई हो। टिक टॉक, टिक टॉक। सिसकियों और घड़ी की टिक टिक की आवाज आरव के कानों में गूंज रही थी। उसका हर एक कदम भारी लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और एक झटके में दरवाजा अंदर की ओर धकेल दिया। पुराने कब्जों पर दरवाजा एक दर्द भरी चीख के साथ खुला। अंदर का मंजर देखकर आरव हैरान रह गया। ये कमरा हवेली के बाकी हिस्सों की तरह वीरान नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वक्त यहाँ आकर ठहर गया हो। कमरे में एक बड़ी सी चारपाई थी जिसके पर्दे फटे हुए थे। एक ड्रेसिंग टेबल थी जिसका शीशा चटका हुआ था, और कमरे के कोने में एक बड़ी सी दादाजी घड़ी यानी कि ग्रैंडफादर क्लॉक रखी थी, जिसका पेंडुलम लगातार हिल रहा था। टिक टॉक, टिक टॉक। सिसकियों की आवाज कमरे के बीच से आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये एहसास किसी भूत को देखने से ज्यादा डरावना था। आरव की नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। उसकी लाइटर की रोशनी में इत्र की पुरानी बोतलें और चांदी का एक हेयर ब्रश चमक रहा था, और उन सब के बीच एक पीला पड़ा हुआ खत रखा था, जिसे शायद कभी भेजा ही नहीं गया था। आरव ने उस खत को उठाया। लिखावट अनन्या की ही थी, लेकिन इसमें उसकी डायरी से ज्यादा दर्द और मायूसी थी। ये उसका आखिरी खत था। आरव ने खत पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे विक्रम, तुमने मुझे ये लॉकेट अपने प्यार की निशानी के तौर पर दिया था, लेकिन तुम्हें इस हवेली के शराब के बारे में नहीं पता था। ये लॉकेट आत्माओं को बांधता है। आईने में दिखने वाली औरत एक अकेली दुखी आत्मा थी, जो यहाँ बहुत पहले से फंसी हुई थी। इस लॉकेट ने मेरी आत्मा को उसकी आत्मा से और इस कमरे से बांध दिया है। अब वो मेरे दुख को खाकर जिंदा है। तुम्हारे पिता जमींदार साहब ये सब जानते थे। उन्होंने उस आत्मा को यहाँ कैद किया था, और अब उन्होंने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मुझे भी यहाँ कैद कर दिया है। मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। ये घड़ी इस कैद में मेरा वक्त गिनती है। अगर तुम्हें ये खत मिले तो ड्रेसिंग टेबल का शीशा तोड़ देना। वही उसका ठिकाना है, और वही मेरी आज़ादी का एकमात्र रास्ता है। तुम्हारी अनन्या। दोस्तों, कभी कभी मोहब्बतें अमर तो होती हैं, पर कहानियां दर्दनाक होती हैं। जैसे ही आरव ने शीशा तोड़ देना पढ़ा, उसने अपनी नजरें उठाकर सामने लगे चटके हुए आईने पर डाली। आईने में उसे अपनी या कमरे की टूटी फूटी हालत की परछाई नजर नहीं आई, बल्कि आईने में उसे वही कमरा अपनी पूरी शान शौकत के साथ दिखाई दिया। और आईने के उस पार अनन्या खड़ी थी, एक खूबसूरत उदास नौजवान लड़की जिसकी आंखों में आंसू थे। वो सीधे आरव को देख रही थी, जैसे उससे मदद की भीख मांग रही हो। लेकिन तभी आईने में अनन्या की परछाई के पीछे एक और ज्यादा काला, डरावना सा साया उभरने लगा। वही सफेद साड़ी वाली औरत, जो अब एक भयानक रूप ले चुकी थी। ठीक उसी पल कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज हो गई, और कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। इससे पहले कि आरव कुछ कर पाता, कमरे का दरवाजा, जिसे वो खुला छोड़ आया था, एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। हवा के उस झोंके से आरव के हाथ का लाइटर बुझ गया, और कमरे में एक बार फिर घना अंधेरा छा गया। वो अब उस कमरे में उस कहानी के बिल्कुल केंद्र में फंस चुका था। घना अंधेरा, घड़ी की कान फाड़ देने वाली तेज टिक टिक, और कमरे में अचानक गिरता हुआ तापमान। आरव पूरी तरह से फंस चुका था। उसका लाइटर बुझ चुका था और दरवाजा बंद था। एक पल के लिए उसे लगा कि अब उसका खेल खत्म हो गया। वो उस हवेली के राज के साथ ही यहीं दफन हो जाएगा। लेकिन तभी ड्रेसिंग टेबल पर लगे चटके हुए शीशे से एक नरम दूधिया रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी डरावनी नहीं की, बल्कि इसमें एक उदासी थी।
ये अनन्या की आत्मा की रोशनी थी जो उसे अंधेरे में रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी। उस धीमी रोशनी में आरव ने देखा कि कमरे के बीचों बीच वही काला, डरावना सा साया अब और भी ज्यादा बड़ा और भयानक रूप ले चुका था। वो पूरी तरह से ठोस नहीं था, बल्कि धुएं की तरह लहरा रहा था और उसका रास्ता रोके खड़ा था। कमरे में अब फुसफुसाहटें नहीं, बल्कि एक गुस्से भरी पुरानी भाषा में कही गई बातें गूंज रही थीं। आरव को अनन्या की आखिरी बात याद आई, शीशा तोड़ देना। वो समझ गया कि उसका मकसद अब क्या है। उसे उस शीशे तक पहुंचना था। दोस्तों, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो उसका डर भी खत्म हो जाता है। आरव ने चारों तरफ कुछ ढूंढने के लिए नजर दौड़ाई, जिससे वो शीशे को तोड़ सके। उसे चारपाई के पास जमीन पर वही चांदी का भारी हेयर ब्रश पड़ा दिखाई दिया जो उसने ड्रेसिंग टेबल पर देखा था। उसने दौड़कर उसे उठा लिया। ये कोई हथियार तो नहीं था, पर इस वक्त यही उसका एकमात्र सहारा था। हाथ में हेयर ब्रश लिए वो शीशे की ओर बढ़ा। वो काला साया एक भयानक चीख के साथ उसकी ओर लपका। जैसे ही वो साया आरव के करीब आया, उसे एक बर्फीली ठंडक में जकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे उसकी जान निकल जाएगी। उस साए के धुएं वाले हाथों ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। आरव अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, लेकिन उस भयानक ताकत के आगे वो कमजोर पड़ रहा था। उसे लगा कि वो हार जाएगा। तभी शीशे से निकलती रोशनी अचानक तेज हो गई और पहली बार आरव को अपने कानों में नहीं, बल्कि अपने दिमाग में अनन्या की साफ आवाज सुनाई दी, अब इसे अभी तोड़ दो। अनन्या की आवाज ने आरव में एक नई हिम्मत भर दी। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत को समेटा और एक जोरदार झटके से उस साए की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया। वो ड्रेसिंग टेबल की ओर दौड़ा, हवा में चांदी का हेयर ब्रश उठाया और अपनी पूरी शक्ति के साथ उसे आईने पर दे मारा। जैसे ही हेयर ब्रश आईने से टकराया, आईने में दरारें पड़ने लगी और उन दरारों से रोशनी की जगह एक असल और भयानक चीख निकली जिसने पूरी हवेली को हिलाकर रख दिया। आईने के टूटने की आवाज के साथ ही उससे एक असल चीख निकली और फिर एक ब्लाइंडिंग यानी अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी कमरे में फैल गई। आरव को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उस रोशनी के साथ उसे उस काले साए की आखिरी दर्दनाक चीख सुनाई दी, जो धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। जब रोशनी कम हुई और आरव ने अपनी आंखें खोलीं, तो कमरे में सब कुछ बदल चुका था। घड़ी की डरावनी टिक-टिक बंद हो चुकी थी। उसका पेंडुलम अब शांत था। कमरे की बर्फीली ठंडक जा चुकी थी और हवा में अब वो भारीपन नहीं था। टूटे हुए आईने के फ्रेम के सामने अनन्या की रूह खड़ी थी, लेकिन इस बार वो उदास या रो नहीं रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, आजादी की चमक। उसने आरव की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। उसने धीरे से अपने होंठ हिलाए, जैसे कह रही हो शुक्रिया। और फिर उसकी रूह धीरे धीरे सुनहरी रोशनी के छोटे छोटे कणों में बदलने लगी और हवा में घुल गई। अनन्या को आखिरकार शांति मिल चुकी थी। जैसे ही उसकी रूह गायब हुई, कमरे की टूटी हुई खिड़की से सुबह के सूरज की पहली किरण अंदर आई। पूरी रात का अंधेरा उस एक किरण के आगे हार गया था। सूरज की रोशनी में कमरा अब डरावना नहीं, बस एक पुराना और वीरान कमरा लग रहा था। आरव ने देखा कि कमरे का दरवाजा, जो अपने आप बंद हो गया था, अब थोड़ा सा खुला हुआ था। वो थक चुका था, लेकिन वो जिंदा था। वो कमरे से बाहर निकला और जब उसने नीचे बड़े हॉल की ओर देखा, तो हवेली का मुख्य दरवाजा भी पूरी तरह से खुला हुआ था और सुबह की ताज़ी हवा अंदर आ रही थी। श्राप टूट चुका था। हवेली ने उसे आज़ाद कर दिया था। आरव धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरा और आखिरी बार उस खामोश हवेली को देखा। अब ये भूतहा नहीं, बस एक अकेली और उदास इमारत थी, जिसकी कहानी अब खत्म हो चुकी थी। वो हवेली से बाहर निकल आया। सुबह की ताज़ी हवा में सांस लेकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सच में बच गया है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। अनन्या की डायरी और वो लॉकेट अब भी उसके पास थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये अब उसकी जिम्मेदारी थी। उसने आखिरी बार हवेली की ओर देखा और फिर गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। सूरज अब आसमान में ऊपर चढ़ रहा था और एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हर खामोशी के पीछे एक अधूरी कहानी होती है और हर अंधेरे को खत्म करने के लिए बस एक बहादुर दिल की जरूरत होती है जो सच की रोशनी जला सके। आरव उस हवेली में सिर्फ एक राज खोजने गया था, लेकिन वो एक आत्मा को आज़ादी दिलाकर लौटा।